नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दो जय श्री घटनाओं राम। पर चर्चा करेंगे साहब। जय श्री राम बाबा जी। जय श्री आज राम। दो घटनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली घटना तो पार्लियामेंट में आप सबने देख ही ली है। राहुल गांधी ने क्या करने की कोशिश की है। अच्छा, अब आश्चर्य भी नहीं होता है, बल्कि कई बार तो तरस आता है। गुस्सा आने के बजाय अब लगता है कि जैसे ये इनकी नियति बन गई है या ये इन्होंने अपनी नियति बना ली है। चुनाव दर चुनाव इतना पराजयों का सामना करना पड़ा है इनको। जनता द्वारा इतनी बार ठुकराए जा चुके हैं कि भीतर से हिले हुए हैं। अब इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम ही होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव में थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसके बाद के 6 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में सरकारें बना लेना, अपने मुख्यमंत्री बना लेना, इस बात का द्योतक है कि उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक के लोकल बॉडीज और नगर निगमों के जो चुनाव हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को कामयाबी मिल रही है। सामने 5 राज्यों के चुनाव का पहाड़ है। राहुल गांधी को पता है कि इस पहाड़ को भी पार करना एक तरीके से इसमें सिर मारने की तरह है, सिर फुड़वाने की तरह है। चुनौती बहुत बड़ी और कड़ी है। बंगाल से उनको कोई उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु में हाल बेहाल है डीएमके का भी। केरल में वामपंथियों को उतनी आसानी से ये टक्कर नहीं दे पाएंगे जितना अतीत में कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा उनको टक्कर देता रहा है। असम में तो बिल्कुल पहाड़ बनकर के ही खड़े हुए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने चुनौती के रूप में लिए है राहुल गांधी के उन धमकियों को कि इनको हम जेल भेजेंगे। तो ऐसी हालत में आदमी क्या करे? और ऊपर से एक दिन पहले बजट आया है। उससे कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐसी ट्रेड डील साइन हुई है जिसको ट्रेड डील ऑफ मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, यानी सर्वश्रेष्ठ डील कहा जा रहा है अब तक की। कई पैरामीटर्स, एलन मस्क का एक दिन का पहले का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है, और शायद ट्रंप को भी सुनाने के लिए कहा है, और यहाँ जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं उनको भी उस पर गौर करना चाहिए। एलन मस्क ने कहा है कि वैश्विक जीडीपी में अकेले भारत का योगदान 17% का है, चीन का 26% का है और अमेरिका का 9.9 का है, और वो तीसरे स्थान पर है। यानी भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वैश्विक जीडीपी में वो अमेरिका से भी 8% ज्यादा का है। तो ऐसे में राहुल गांधी 2017 की या 2020 की, डोकलाम की या गलवान घाटी की किसी घटना का उल्लेख करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश करने के लिए जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक, अगर किसी मैगजीन में कुछ उसके अंश छपे हैं जिसकी कोई पुष्टि भी नहीं है कि वो सही है या गलत है, उनका सहारा लेकर के 56 इंची सीने की बात करे और दूसरी बातें करे और स्पीकर की भी ना सुने। स्पीकर व्यवस्था दे रहे हैं कि आप ऐसा सदन में नहीं कर सकते कि जिस पुस्तक का प्रकाशन ही ना हुआ हो उसके अंश किसी थर्ड पार्टी यानी किसी मैगजीन में छपे हों
और उनको आप उद्धृत करके उसके आधार पर भाषण दे और सेना के पराक्रम पर भी और सरकार की समझबूझ पर भी सवाल खड़े करें, इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन 3 बार लोकसभा स्थगित हुई और तीनों बार फिर वहीं से व्यवस्था दिए जाने के बावजूद चेयर का अपमान करते हुए राहुल गांधी उसी पर भाषण देने पर अड़े रहे। तो ऐसा क्यों हुआ है, जरा ये जानेंगे। और चर्चा के दूसरे पार्ट में ममता बनर्जी आज काले कपड़े पहन करके चुनाव आयुक्त से मिली, मुख्य चुनाव आयुक्त से, और उसके बाद मुलाकात के बाद कहा कि बहुत झूठा मुख्य चुनाव आयुक्त है, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। ये जो बौखलाहट है पश्चिम बंगाल की नेता ममता बनर्जी से लेकर के और नेता प्रतिपक्ष की, ये क्या बयान कर रही है? तो सबसे पहले चलते हैं बाबा रामदास जी के पास और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं क्या मजबूरी है इनकी। जी आप म्यूट हैं बाबा जी। असल में सर वो बीच बीच में भट्ट साहब का भी सिग्नल थोड़ा सा पुअर था, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी एक आध क्षण के लिए कट जा रही थी, तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया। तो मैं सर एक बात बताऊं, आज जो हुआ है, मैं अभी एक कार्यक्रम सुन रहा था, वो जो पूरा मैटर है वो आर्मी के 2 जनरल्स बयान कर रहे थे कि फौज की टुकड़ी हमारी एक चोटी के ऊपर थी, उसने सीओ को रिपोर्ट किया हमारी तरफ चाइनीज टैंक्स बड़े आ रहे हैं। सीओ ने अपने कमांडर को किया, अपने चीफ को, सीडीएस को किया, सीडीएस ने जो चेन ऑफ कमांड होती है, और सीडीएस ने जो है गृह अपना रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाई। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री का जवाब आया कि अभी रुकिए, 10 मिनट में इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। 10 मिनट बाद आई कि वो टैंक रुक गए हैं, रोक दिए गए हैं। जो भी बैक चैनल बातें हुई होंगी, फोन किए गए होंगे दोनों देशों की सेनाओं और जो चैनल्स होते हैं। फिर बाद में फौजियों ने फिर रिपोर्ट किया कि नहीं सर, टैंक नहीं रुके हैं, टैंक अभी भी बढ़ते हुए आ रहे हैं और अब हमारे सामने आ चुके हैं। तो फिर वही उसी चैनल से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक बात की, और फिर रक्षा मंत्री ने सेना को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो उचित समझें वो करें। अब जो उचित समझे वो करें, दैट मीन्स सेना को फ्री हैंड दे दिया कि जो आपको अच्छा लगता है करिए। अब सर बात यह ना कि युद्ध भूमि में क्या स्थिति है और युद्ध में कैसे लड़ना है, ये तो सेना का निर्णय होता है। जो पॉलिटिकल कमांड होती है वो तो खाली आपको रोकती है या फ्री हैंड देती है। तो आर्मी को फ्री हैंड दे दिया मोदी जी ने। अब सर यहां पे राहुल गांधी ये बताने की कोशिश देश को कर रहा है, और एक और झूठ, एक और फरेब ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेना को के ऊपर छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने निर्णय नहीं लिया, गवर्नमेंट ने निर्णय लेने से भाग गई। सर गवर्नमेंट ने एकदम उचित निर्णय लिया। सेना को युद्ध कैसे करना है ये सेना का प्रेरोगेटिव है, क्योंकि युद्ध भूमि में वो खड़ी है, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दिल्ली में बैठा है, और प्रधानमंत्री ने कह दिया जो उचित लगे वह कदम उठाओ। अब वहां पे जो जनरल था उसने ये निर्णय लिया कि अभी मैं अपने टैंक से फायर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध एस्केलेट नहीं करना चाहता, ऑल आउट युद्ध नहीं। वो वहां के जो मौके पे जो जनरल मौजूद था उसने यह निर्णय लिया, और उसने उनको कहा कि आप अपनी तोप का मुंह नीचे करिए, नहीं तो अगर आपकी तोप का मुंह ऊपर है दैट मीन्स वो एग्रेसिव पोस्चर है, तो हमें भी करना पड़ेगा। चीन ने अपनी तोपों का मुंह नीचे कर लिया और फायरिंग टैंक से नहीं हुई। ये फौज का निर्णय था।
अब इसको लेके राहुल गांधी एक और झूठ, अब जैसे सर एक बात बताऊं आपको, ऑपरेशन सिंदूर में क्यों रुक गए, लाहौर पे कब्जा क्यों नहीं किया, पीओके को कब वापस लेके ही छोड़ते। सर मुझे एक बात समझ में आई, हालांकि मैं भट्ट साहब को, मैं चाहता हूं कि भट्ट साहब की बात आ जाए उसके बाद, क्योंकि मुझे क्या अंदेशा लग रहा है, मैं इस पे बाद में चर्चा करूंगा सर। मैं आई वुड लाइक कि भट्ट साहब बाबा जो है, जी जो बात आपने कही है इसमें केवल एक समस्या ये है, राहुल गांधी ने पहले कहा कि ये कहानी उन्होंने जनरल नरवाने की किताब में पढ़ी है, फिर कहा जी किताब पब्लिश नहीं हुई है, फिर कहा ये कारवां मैगजीन में छपी है, तो फिर उस स्पीकर ने कहा कि यदि जो जो लोकसभा के सदन की संचालन की नियमावली में यदि आपको कोई आरोप लगाना होता है तो उसको आपको पहले नोटिस देना होता है, सूचना देनी होती है, और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट करना होता है कि दैट टू द बेस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। और यदि असत्य होता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, प्रिविलेज मोशन आ सकता है, विशेषाधिकार का प्रस्ताव आ सकता है, सदस्यता खारिज हो सकती है। ये बार बार हवाला दिया स्पीकर साहब ने। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कैलाश पर्वत पर 4 चीनी टैंक चढ़ गए। तो राजनाथ सिंह ने पूछा ये जानकारी आपको कहां से मिली, तो उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। अब ये दावा तो चीन भी नहीं कर रहा कि भाई देखिए, राहुल गांधी का जो मूल उद्देश्य है जो 12 साल से कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करो, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपमानित करो, सेना के मनोबल को तोड़ो। याद करिए अक्टूबर 2016 में जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो कांग्रेस ने कहा था कि भारत का सेनाध्यक्ष तो खून की दलाली करता है। इतना गंदा बयान क्या है, एक ऐसी पार्टी जो अपने को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है और ये कहती है कि हमने देश को आजाद कराया। कैन यू एक्सपेक्ट सच ए स्टेटमेंट फ्रॉम ए नेशनल पार्टी? असली समस्या राहुल गांधी की ये है कि 2024 का बजट आया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि मोदी का मनोबल टूट गया है, सरकार बड़ी कमजोर है और केवल जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी के बल पे खड़ी है, और इसलिए इन्होंने 24 का बजट में खाली पूरा खजाने का मुंह खोल दिया है आंध्र प्रदेश की ओर। 25 का बजट आया तो कहा ये तो खाली बिहार के लिए है, बिहार में चुनाव है और जेडीयू का समर्थन चाहिए इनको, इसलिए इन्होंने बिहार की ओर कर दिया। 26 का बजट आया, अब भाई 26 में भी जो है 4 राज्यों में चुनाव है, तो असम में है, बंगाल में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। तो बीजेपी तो अब की बार ये नहीं कह पाएगी भैया ये बजट किस राज्य के लिए है। बीजेपी को मालूम है आसाम वो जीत रही है, बीजेपी को मालूम है कि वो थर्ड पोल के रूप में उभरेगी तमिलनाडु में भी, केरल में भी, बंगाल में कड़ा मुकाबला है। इसी बीच बीजेपी ने जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मेयर का इलेक्शन जीत लिया। इसी बीच जो है महाराष्ट्र में अजीत पवार का देहांत हो गया, तो उनको लगा था कि ये भी कहानी फैलाने की कोशिश की गई कि साहब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों फैक्शंस का विलय होने जा रहा था, एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार, और देखिए जो है इसमें कोई षड्यंत्र है जो उनकी मौत हो गई। वो अंततः विलय नहीं हुआ तो उनको लगा कि यार कि अब इससे तो बीजेपी महाराष्ट्र में मजबूत हो गई। तो इनके सामने समस्या ये है कि कांग्रेस को पावर में पिछले 65 साल से पावर से बाहर है तमिलनाडु से। इस बार उनको उम्मीद थी कि यूडीएफ जो है केरल की राजनीति का जो साइकिल है बीजेपी ने बदल दिया। हर 5 साल में वहां एलडीएफ और यूडीएफ में सत्ता में अदला बदली होती है और ये अदला बदली केवल 1% वोट से हो जाती है। बीजेपी के उभरने के बाद एलडीएफ लगातार सत्ता में आ गई। इस बार भी सत्ता में जो है एलडीएफ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अगर बीजेपी थर्ड पोल के रूप में उभरी और उसको 20% तक वोट मिल गया तो उसको 2 सीटें मिले या 20 सीटें मिले, इतना तो गारंटेड है कि दोनों में किसी एक को बहुमत नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस को केवल एक ही जगह सत्ता में आने की उम्मीद है, वो है केरल। तो इस सबसे जो इन्होंने जो यूफोरिया जनरेट किया था 2024 के लोकसभा चुनाव से और 99 सीटें जीत ली थी, वो सब हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार के चुनाव में और बाद में महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में, केरल के नगर चुनाव में, वो सब हवा हो गया, धुआं हो गया, वो सब गायब हो गया। तो अब इनके सामने संकट है, करना क्या है 26 में। और जो घनघोर एंटी मोदी अखबार हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, वो भी आज अपने संपादकीय में लिख करके बजट की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो चमत्कार हो गया।
तो जरा आज का पढ़िए क्या कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल में अपने। इतनी तारीफ तो स्वयं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं की बजट की, जो जिहादी अखबारों में हो रही है। तो अब ये समस्या है ना, राजनीति बहुत डायनेमिक होती है, वो कभी स्टैटिक नहीं होती है। व्हाट नेक्स्ट? आपने 24 का चुनाव जीत लिया, आपने एक नया आरोप लगा दिया, कभी हिडनबर्ग आ गया, कभी पेगासस आ गया, कभी रफाल में चौकीदार चोर आ गया, अब क्या करेंगे आप? कभी मणिपुर आ गया, और आज तो खबर ये भी आ गई है कि बीजेपी मणिपुर में सरकार बनाने जा रही है। तरुण चुग को जो है उन्होंने अपना पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया है, जो उनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो कांग्रेस के सामने संकट यह है कि कल क्या करेंगे। बजट के बारे में अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई बड़ी सोची एनालिटिकल स्टेटमेंट नहीं आया, सिवाय वही जो कहते हैं रोजगार नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, और जो एक बड़ी जेनरिक किस्म की बातें होती हैं। तो कांग्रेस के सामने संकट है, राजनीति में रेलेवेंट कैसे रहा जाए। इसलिए राहुल गांधी जो है सनसनीखेज किस्म का बयानबाजी उन्होंने की है। और जून 2020 में जब गलवान पे चाइना की सेना ने इनकर्जन करने का प्रयास किया था, जो भिड़ंत हुई थी, उसमें भारतीय सेना के जवान भी जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन चाइना को भी बहुत तगड़ी चोट दी थी भारतीय सेना ने। ऐसा नहीं कि चाइना के लोग हल्के में, और भारत में चाइना में अंतर यह है कि भारत ने ऑन किया था कि हमारे इतने सैनिक, हमारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि हैदराबाद के थे, जो इसमें जिनका बलिदान हुआ, चाइना ने तो आज तक ऑन नहीं किया। और अब तो पूरे दुनिया के पास वहां की सैटेलाइट इमेजरी है, चाइना का दावा पूरा एक्सपोज हो गया। और राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी को चाइना के मुद्दे पर अगर कटघरे में खड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले वो ये भी बताएं, क्या 15 अगस्त 1947 को चीन भारत का पड़ोसी राष्ट्र था? नहीं था। हमारा चीन और भारत के बीच में बफर स्टेट था तिब्बत, और नेहरू ने जो है चीन की मदद की थी तिब्बत पे कब्जा करने के लिए। बाकायदा चीन की सेना को रसद पहुंचाई थी, और भोजन पहुंचाया था, चावल पहुंचाया था, और तमाम सामग्री पहुंचाई थी। ये तो सब रिकॉर्ड में है। इसमें कौन सी ये बात 500 साल पुरानी है? ये बात तो बाबा जी है। बाबा जी सर, दो घटनाओं का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप से तनातनी चल रही थी और हम पर 50% टैरिफ थोप दिया गया था, तब जापान की और चीन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई थी। जापान के बाद जब वो चीन पहुंचे थे, तो वहां राष्ट्रपति पुतिन भी थे, और डिनर के समय तीनों के, यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी की कुछ वीडियो, कुछ क्लिप्स आउट हुई थी, सामने आई थी, जिसको लेकर के न केवल डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों की नींद उड़ी थी कि हम जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे भारत पर, इसका तो उल्टा असर हो गया, और ये तो अब रूस और चीन के करीब पहुंच रहे हैं। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कोशिशें की थी कि नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। लेकिन मोदी जी उनके बुलावे पर ना तो वाशिंगटन गए, ना बाद में जो एक पीस समिट आयोजित की गई थी गाजा को लेकर के, इजराइल को लेकर, ना उसमें गए, ना वो यूएन असेंबली को संबोधित करने गए, और ना मलेशिया में गए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे। 4 जगह मोदी जी नहीं गए। केवल ट्रंप की हवाइयां नहीं उड़ी थी उस तस्वीर को देख करके। पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी की जो एक पुरखुलूसी की तस्वीरें आई थी, यहां भी जो लोग बैठे हुए थे उनके भी माथे में सिलवटें देखी गई थी। क्या डोकलाम के बाद जो कुछ हुआ, वो तस्वीरें हम भुला सकते हैं क्या? जब कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, और सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जब ये मीडिया पर आए, कैमरों पर आए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके कुछ सहयोगी, तो राहुल गांधी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, और उन्होंने उस हवाइयां उड़े चेहरे से कहा कि हम भारतीय सेना के साथ हैं। तब तक अटैक हो चुका था, पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया जा चुका था, पाकिस्तान की भी हवाइयां उड़ी हुई थी और राहुल गांधी की भी हवाइयां उड़ी हुई थी।
और चारों तरफ मोदी की वाहवाह हो रही थी। इनको लगता है कि जितना कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया पहलगाम के बाद, उसके बाद चूंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई और उनकी वाहवाह हो रही थी, इसलिए अब कोई ऐसा बहाना ढूंढो जिससे मोदी की छवि पर बट्टा लगाया जा सके। सर, बात यह है कि निश्चित रूप से कोई जब खुद चोर होता है तो वो ये कल्पना करता है कि काश ये पूरा मोहल्ला अगर चोरों का होता तो मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। तो वो चाहता है कि ये किसी तरह सब लोग चोर घोषित हो जाएं या इन सब पे चोरी का आरोप लग जाए। सर, राहुल गांधी का वही हाल है। और दूसरी एक चीज है सर, राजनीति में आपकी सफलता दूसरे की विफलता पर निर्भर करती है। अगर मेरा एक सीट से टिकट कट गया तो जिसको मिला है मैं ये मनाऊंगा कि हे भगवान ये हार जाए, क्योंकि अगर ये जीत गया तो इसकी ये सीट पक्की हो जाएगी। तो वो पूरा हराने की कोशिश करता है उसको कि ये हार जाए, जिससे कम से कम अगली बार मैं फिर टिकट की ट्राई करूं। सर, राहुल गांधी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मोदी हार जाए या मोदी की सरकार हर मुद्दे पर विफल हो जाए कि मुझे लांछन लगाने का मौका मिले। तो वो मोदी को, इंडिया तो डेड इकोनॉमी है, कुछ नहीं हो रहा, कोई परियोजना काम नहीं कर रही, स्वच्छ भारत मिशन फेल है, मेक इन इंडिया, जाके वहां लड़कियों से पूछता है बेंगलुरु में कि डू यू थिंक स्वच्छ भारत इज वर्किंग? लड़कियों ने कहा यस। कहती आर यू श्योर? डू यू थिंक मेक इन इंडिया इज वर्किंग? लोग कहते हैं यस। तो सर, अब इसको झूठे आरोप लगाने हैं कि साहब पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने 6 राफेल गिरा दिए, चीन ने यहां कब्जा कर लिया, चीन ने अरे सर, ये दिल से मनाता है कि हे भगवान सचमुच भारत के 6 राफेल गिर जाएं। ये भगवान से रोज मनाता है कि हे भगवान चीन वाकई हमारे 1000-2000 किलोमीटर पे कब्जा कर ले। कोरोना काल में इन्होंने कहा था तथाकथित अर्थशास्त्रियों को बैठा करके, हाँ, कथित अर्थशास्त्रियों को बैठा करके इन्होंने कोरोना काल में कहा था आर्थिक सुनामी आने वाली है, रोजगार छीनने वाले हैं जी, और नौजवान 50 लाख लोग मरने वाले हैं। नौजवान जो हैं वो मोदी को डंडा मारने वाले हैं। क्या क्या नहीं कहा इस आदमी ने। तो सर, बात यह ना कि ये व्यक्ति दिन रात भारत की विफलता की कामना करता है कि भारत जब हर मुद्दे पर विफल होगा, फेल होगा, यहां सिविल वॉर हो जाएगी, यहां के लोग भूखे मरने लगेंगे, यहां की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, इकोनॉमी जीरो हो जाएगी, तो लोग शायद तब मुझे चुनाव जिता दें। तो इसके लिए मोदी को और नेशन को, मोदी को नहीं सर, नेशन को फेल करो, यहां अराजकता पैदा करो, यहां सिविल वॉर कराओ, जिससे कि मैं मोदी को पे लांछन लगा सकूं और लोग मुझे जिताएं। पर ये उसी क्रम में झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप और ये इस प्रकार की कहानियां ये व्यक्ति सुनाता रहता है। आज जब स्पीकर ने इनको टोका कि आप व्यवस्था जो दे दी गई है उसके खिलाफ जाकर के किसी मैगजीन में छपी हुई किसी चीज को उद्धृत नहीं कर सकते, तो जरा सुनिए राहुल गांधी किस तरह चेयर का अपमान कर रहे हैं। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट बैठे हैं आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें
और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपकी भूमिका उचित है नहीं, है देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। मतलब आप स्पीकर से उलझ रहे हैं, स्पीकर को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा आप ही बता दो, फिर चेयर ही बता दे मुझे कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आज तक आपने देखा किसी नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से चेयर से उलझते हुए या उसको चैलेंज करते हुए? सर ये वही जो भट्ट साहब हमेशा बोलते हैं ना, इनके अंदर जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मैं इनके अंदर भारत का, इस खानदान के अंदर भारत का राजा होने का गुरूर है कि हम यहां के राजा हैं, हम तय करेंगे क्या होगा कैसे होगा। सर इनको जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ना, उनको लगता है कि यार हमको भी चुनाव लड़ने पड़ेंगे, अब हमको चुनाव जीत के इस देश की गद्दी मिलेगी, हम तो इस गद्दी के एकमात्र अकेले वारिस है। सर वो इसीलिए कोई नियम कानून नहीं मानता, वो इलेक्शन कमीशन पे सिर्फ आरोप लगाता है, पर जब उससे एफिडेविट मांगा जाता है तो वो पूछता है अच्छा एफिडेविट भी देना पड़ेगा, मैं क्यों दूं एफिडेविट। सर इसी को कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि मैं लोकसभा सदन का कोई नियम नहीं मानूंगा। उनकी प्रवक्ता ने कह दिया था कि राहुल गांधी के बयान को ही उनका एफिडेविट माना जाए। यस, उनके बयान को ही उनका एफिडेविट मान लिया जाए। इससे पूछो तुम दुनिया भर में जब जाते हो कोर्ट्स में और रोज माफिया मांगते हो, रोज एफिडेविट देते हो, तो वहां क्यों एफिडेविट देते हो भाई? वहां भी तुम्हारे बयान को ही मान लिया जाए। तुमने तो बयान दिया था ना, उसके बाद माफी मांगी ना, जब अपमान के ऊपर तुम्हारे ऊपर जब जो वो दावा कर दिया गया मानहानि का, तो तुमने माफी मांग ली। क्यों लिख के दिया एफिडेविट? माफी मौखिक तो नहीं मानी होगी, एफिडेविट दिया होगा ना। तो उस वक्त प्रवक्ता नहीं बोली कि हम लिख के क्यों दे जी माफी, इसी इनके बयान को ही माफी मान लिया जाए। नहीं, वहां पे देते हैं पर वहां जेल जाने का डर है, परंतु सदन में कोई नियम नहीं मानेंगे। इनका सर इनका है पता है क्या है? सिर्फ आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप को सिद्ध करना है। हाँ, शूट एंड स्कूट, उसको मैं बोलता हूं स्पिट एंड स्कूट, थूको और भाग जाओ, स्पिट एंड स्कूट। दो छोटी छोटी क्लिप और दिखाता हूं भट्ट साहब, फिर आपके पास आता हूं। नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। गेजिन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिपोर्ट पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। दूसरे, ये जो इनके वकील बनकर के बार बार खड़े हो रहे थे केसी वेणुगोपाल, उनको भी आज स्पीकर ने झाड़ा है। सुनिए। Speaking about the motion of आप कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात में, आप एलओपी के एडवोकेट थोड़ी है। नो एलओपी एडवोकेट, यहाँ एडवोकेट खड़े नहीं करते माननीय प्रोफेसर। इससे आपको ये नहीं लगता है भट्ट साहब, सारा कुछ तय करके आए थे ये लोग कि ये सब करना है, हंगामा करना है, किसको क्या बोलना है, और राहुल गांधी की हिमायत में किस किस को क्या खड़े होकर के कहना है, सारा कुछ स्क्रिप्टेड लग रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में काम करते हैं, चमचों से घिरे रहते हैं, दरबारियों से, उन्होंने लोकसभा के मंडप को भी वही समझ लिया है कि उनके दाएं बाएं आगे पीछे जो चार उनके पार्टी के मेंबर हैं, वो उनके वकील बन के बोलेंगे, दरबारी बन के बोलेंगे, चेयर पे दबाव बनाएंगे और चेयर उनकी बात मान लेगी। देखिए, राहुल गांधी का सनसनीखेज आरोप लगाने का पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है।
तो ये सनसनी आज बन गई, ये मीडिया की खबर बन गई, कल सुबह अखबार में भी आ जाएगी और उसके बाद ये दोपहर 12 बजे ये दम तोड़ देगी। असली बात ये है कि इतनी कठिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में इनके पास कहने को कुछ क्यों नहीं है। ये क्यों जो है ये इनके पास क्या विद्वानों की कमी है? पी चिदम्बरम 9 बार बजट पेश कर चुके हैं। जयराम रमेश इकोनॉमिस्ट हैं, लंबे समय तक जो है वो नरसिम्हा राव के समय पीएमओ में रहे, बाकी उन्होंने राजीव गांधी के समय और नरसिम्हा राव के बाद उन्होंने पूरा जीवन काटा है योजना आयोग में, और उसके बाद मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो राज्यसभा आ गए, केंद्र में मंत्री बन गए, इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज को उन्होंने देखा है, अर्थव्यवस्था को जानते हैं। क्यों उनकी जबान पे उनके मुंह में दही जमा हुआ है, बोल नहीं पा रहे हैं और फर्जी मामला उठा रहे हैं केवल सनसनी पैदा करने के लिए, नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए, घेरने के लिए और भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए। ये कोई पहली बार तो उन्होंने किया नहीं है ये। तो इनकी केवल स्ट्रैटेजी ये है कि आप अगर बीजेपी से लड़ नहीं सकते, मोदी से लड़ नहीं सकते, तो सरकार की साख को चौपट करो, सरकार की साख पे चोट करो, सरकार की साख पे चोट से काम नहीं चल रहा है तो संस्थाओं पे चोट करो, चुनाव आयोग पे हमला करो, भारतीय सेना पे हमला करो, जुडिशरी पे हमला करो, वोट चोरी का मामला उठाओ। आपने देखा होगा रामलीला मैदान में नवंबर में रैली में कितनी भद्दी भाषा में इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्तों के बारे में बात की थी, तीनों के बारे में। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और उनके बारे में ये ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे वो भी इनके दरबारी हो। तो ये इनकी शैली यही है कि हम यहाँ के राजा थे, ये मोदी कौन आ गया, कहां से आ गया। तो और 12 साल में कांग्रेस पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुद्दा नहीं ढूंढ पाई। सबसे बड़े आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरा जनमानस नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराज हो गया हो पूरे देश में और कहा कि अब तो हम सरकार को हटा के रह गए। ऐसा कौन सा जो है पाप किया है नरेंद्र मोदी ने? एक नीति बताइए। आप कह दें कि साहब वो यूजीसी गाइडलाइन है, ठीक है, सरकार की गाइडलाइन आपको पसंद नहीं आई, मामले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और अगली सुनवाई मार्च में है और सुप्रीम कोर्ट को तो मानेंगे ना। तो इसलिए राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं यूजीसी गाइडलाइन के ऊपर? बोले जरा को देखिए। बाबा जी आज 2 और घटनाएं प्रमुखता से घटी हैं दिल्ली में। एक तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी जो आईपैक की छापेमारी और उस समय जो भी कुछ हुआ था, यानी ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास और दफ्तर पर पहुंच गई थी और वहां से उन्होंने सामान जो है वो छीन लिए थे और लेकर के चली गई थी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो बवाल हुआ उसकी सुनवाई होने नहीं दी गई ठीक तरीके से। जो सरकारी पक्ष के वकील थे एसवी राजू, बार बार उनका माइक बंद किया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट आई थी ईडी। अब ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तो ईडी की याचिका सुनने का अधिकार ही नहीं है, ईडी को तो सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार ही नहीं है। इस याचिका में उन्होंने कहा है कि ईडी की याचिका खारिज की जाए और उनसे कहा जाए कि कलकत्ता हाई कोर्ट अगर पहले से इस मामले को सुन रहा है तो वहीं जाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। क्यों डरी हुई है ममता बनर्जी इतनी? सर, एक तो जो जिस मामले में ईडी छापेमारी कर रही थी उसमें वो कोयला घोटाले का जो पैसा है वो टीएमसी के नेताओं ने खर्च किया है और उसकी मनी ट्रेल स्थापित कर रही है ईडी। ईडी इस मामले में बड़ा शानदार रिकॉर्ड है कि ईडी मनी ट्रेल स्थापित करने में एक्सपर्ट है और आज तक इससे पहले भ्रष्टाचार के केसेस को सिद्ध करने में सिर्फ एक दिक्कत आती थी कि न तो भ्रष्टाचार का पैसा बरामद होता था और न भारत सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म था कि वो जो भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा है वो कहां खर्च हुआ, न वो बरामद होता था ना उसका खर्च पता लगता था। ईडी ने जब से ये डिजिटल
दुनिया आई है, तो ईडी ने ये महारत हासिल कर ली है। और सर फिर वो एक फुल प्रूफ केस बन जाता है। ईडी ने अगर मनी ट्रेल पकड़ ली तो वो भ्रष्टाचार सिद्ध कर देती है। ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं कि इस केस में मनी ट्रेल ट्रेल पकड़ ली है, ईडी ने ट्रेल पकड़ पकड़ ली है ली गोवा है। से। हाँ। गोवा से मनी ट्रेल पकड़ ली है। सर शराब घोटाले में भी तो यही हुआ था। आखिर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो जेल में गई क्योंकि ईडी ने मनी ट्रेल पकड़ ली थी। और सर ईडी की एक खासियत है, मेरा एक मित्र है, वो ईडी में उन्होंने काम किया, वो कहते जी अगर हमें 1 रुपया भी अगर मिल गया तो हम उस 1 रुपए के पीछे चल पड़ते कि ये 1 रुपया आया कहां से था। वो गया कहां? वो जैसे जंगल में पद चिन्ह होते है ना शेर के, वो कहते हम उस 1 रुपए का पीछे करते 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 हम खजाने तक पहुंच जाते हैं। सर ममता बनर्जी इस बात को जानती है। और दूसरी चीज सर, वो इनसे भी निपट लेती। उसको एक चीज पता लग गई कि सर इस बार बंगाल में मुकाबला बहुत कठिन है और इस बार नेक फाइट होगी। वो जो पिछली बार 10% का मार्जिन था ना सर, इस बार वो नेक टू नेक आ गया। इस बार 1% की लड़ाई रह गई है। और अभी एसआईआर में जब वो लिस्ट छपेगी ना सर, वोटर लिस्ट की असली पोल तो उस दिन खुलेगी। वो जितने 1 करोड़ संदिग्ध नाम थे जिनके बाप दादा का नाम नहीं पता चल रहा था, बाप की उम्र बेटे से 5 साल ज्यादा है, दादा और पोते में सिर्फ 10 साल का अंतर है, वो सारी जो डिस्क्रिपेंसीज है जब वो क्लियर होंगे ना सर, असली पोल तो तब खुलेगी, असली लड़ाई। तो सर ये ममता बनर्जी का सिंहासन डोल रहा है और ये सर सिंहासन डोलने की वजह से है छटपटाहट। जी आज ये मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भी गई थी, काले कपड़े पहने हुए थी, इनके सारे नेता भी काले कपड़े पहने हुए थे। और उनसे मुलाकात के बाद जब बाहर आई तो इन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे झूठा मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्यों कहा है इसकी डिटेल भी सामने आ जाएगी, थोड़ी बहुत देर में आ गई होगी। प्रोग्राम में चूंकि बैठ गया था मैं देख नहीं पाया, लेकिन इन्होंने कहा कि साहब हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा कि आप विपक्षी दलों के राज्यों जहां उनकी सरकारें हैं उन्हीं को क्यों सता रहे हैं। तो मैं आपको जरा बता दूं कि कौन से 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तो चल ही रहा है, उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात भारतीय जनता पार्टी, गोवा भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी। तो भाई ममता बनर्जी क्यों झूठ बोल रही है भट्ट साहब? सर देखिए, पहली बार आजादी के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों पे किसी ने हाथ डाला है, ये चिंता है ममता बनर्जी को। और एसआईआर के ऊपर जो दिसंबर में जनवरी में जो खुलासे हो चुके हैं, और आप ये याद करिए जून 2025 में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हो गई थी। 7 महीने हो गए हैं पूरे जो है सुनवाई चलते हुए, और 7 महीनों में 8वां महीना चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अभी एक भी एडवर्स इंटरिम ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी प्रतिकूल टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बारे में नहीं की है। अक्टूबर में केवल इतना कहा था कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को भी पहचान का प्रमाण माने, लेकिन साथ में ये भी साफ किया था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो इतनी बार मुकदमेबाजी, ये जब 8वां महीना आ गया और आपको कोई राहत नहीं मिली है, अब आपने फ्रेश पिटीशन फाइल कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक धुबरी जिला असम में है जहां पे कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवार 10 लाख वोटों के मार्जिन से जीता है, तो यानी बंगाल में भी धुबरी है ना। बारापेटा असम में भी है जहां पे 70% आबादी मुसलमानों की हो गई है, सब बांग्लादेशी हैं। तो आखिरकार ममता बनर्जी घबराई क्यों है? और जो जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से सरकार जो काम हो रहा है
उसके सामने ममता बनर्जी अपनी स्क्रूटनी कराने से घबरा क्यों रही है? रोज नए नुक्स क्यों निकाल रही हैं? कलकत्ता में चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के कार्यालय पे हमला क्यों हो रहा है? बीएलओ पे हमला क्यों हो रहा है? जो जिलों में जहां नोटिस की सुनवाई हो रही है, ईआरओ के दफ्तर में हमला क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग को ये निर्देश क्यों देना पड़ रहा है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाए कलकत्ता में चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की सुरक्षा में? तो ये सारी बातें सामने आ गई है ना। और अगर ममता बनर्जी इतनी पाक साफ थी तो आईपैक के कार्यालय में, जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फ्लैट में उसका कार्यालय है, वहां पे ईडी की रेड हो रही है, एक मुख्यमंत्री रेड में पहुंच जाए और वहां पे जो है लैपटॉप उठा लाए, हार्ड डिस्क उठा लाए, मोबाइल फोन उठा लाए, फाइलें उठा लाए। और हैरत की बात यह है कि ईडी ने इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया और सुप्रीम कोर्ट में भी शायद ये मामला ने इस बार अपने इंटरिम ऑर्डर में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। यानी ममता बनर्जी इज इन ट्रबल। इसलिए और रीजनल पार्टी पूरे देश में कहीं भी हो, जब ये घिरती हैं, जब इनके पाप का घड़ा भरने लगता है, तो ये इसी तरह के प्रपंच करते हैं। They throw tantrums like this, what Mamata Banerjee is doing right now. लेकिन अब ये टेंट्रम से और ये प्रपंचों से ममता बनर्जी को राहत मिलने वाली नहीं, समय खत्म हो चुका है। ये फरवरी का महीना आ गया है, मार्च के अंत में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 6 मार्च को इलेक्शन कमीशन घोषणा कर चुका है कि फाइनल ड्राफ्ट जो है इलेक्टोरल रूल्स का पब्लिश हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि वो जुड़े। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं। इसके अलावा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।